शफिया फैमिली मर्डर्स। कनाडा में अंजाम दी गई अब तक की सबसे बड़ी साजिश और धोखे की पूरी कहानी। दोस्तों, आपने दरिंदगी, हैवानियत, साजिश और धोखे की ऐसी दास्तान आज तक नहीं सुनी होगी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की कहानी सातवीं फेल एक ऐसे शख्स के परिवार की है जो गरीबी और भुखमरी से लड़ते हुए किसी तरह अपनी जान बचाकर युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान और फिर सऊदी अरब पहुंचता है। यहाँ आते ही ये लड़का करोड़पति बन जाता है। बेशुमार दौलत होने के बाद ये सब परिवार कनाडा को अपना घर बनाता है। मगर कनाडा आते ही इस परिवार के साथ ऐसी घटना घटती है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होती है। अचानक से ये परिवार दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बन जाता है। मगर जब रहस्यों से भरी इस घटना की सच्चाई से पर्दा उठता है तो हर कोई सन्न रह जाता है। पूरी कहानी सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा। कनाडा में घटी इस घटना की सुनवाई के दौरान फैसला लिखते समय जज ने टिप्पणी की थी कि इससे खतरनाक और विभत्स कोई दूसरी घटना नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, आज भी इस घटना को कनाडा में साजिश और धोखे की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। तो आखिर इस घटना की पूरी कहानी क्या है? कैसे अफगानिस्तान की एक मिडिल क्लास फैमिली दुबई में करोड़पति बन गई और इस परिवार में ऐसा क्या हुआ था कि इस घटना को साजिश और धोखे की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर याद किया जाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। यकीन मानिए, सच्चाई जानकर आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार मोहम्मद शफिया नाम का शख्स है। मोहम्मद शफिया का जन्म 1950 के आसपास अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। शफिया 7वीं क्लास में आते ही पढ़ाई छोड़कर फैमिली बिजनेस में लग जाता है और खूब मेहनत करता है। देखते ही देखते शफिया की मेहनत रंग लाने लगती है और शफिया का परिवार इलाके के अमीर घराने में शामिल हो जाता है। बीतते समय के साथ अब शफिया की उम्र शादी की हो जाती है और परिवार वाले उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। एक दिन शफिया की माँ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाती है। वहीं उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का नाम रोना मोहम्मद उमर था। रोना अफगानिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। रोना मोहम्मद उमर काफी खूबसूरत थी, इसलिए वो शफिया की माँ को पहली ही नजर में पसंद भी आ जाती है। शफिया के परिवार वाले रोना मोहम्मद के घर जाते हैं और उनसे रोना का हाथ अपने बेटे शफिया के लिए मांगते हैं। क्योंकि लड़का दिखने में भी काफी अच्छा था और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए रोना मोहम्मद उमर के पिता इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। और फिर मोहम्मद शफिया की शादी रोना मोहम्मद उमर से फरवरी 1979 में काबुल के मशहूर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद दोनों जोड़े खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। मगर बीतते समय के साथ इनकी खुशियां कम होने लगती हैं और रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। दरअसल रोना और शफिया की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन अब तक इस घर में किलकारी नहीं गूंजी थी। लंबी कोशिशों के बावजूद जब रोना मां नहीं बनती हैं, तो इसका इलाज शुरू होता है। मगर समय बीतता जाता है और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। होते होते शादी के बाद लगभग 10 साल का समय गुजर जाता है, मगर रोना मां नहीं बन पाती हैं। क्योंकि उस समय मोहम्मद शफिया की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, इसलिए अफगानिस्तान के डॉक्टर्स की सलाह पर अब वो अपनी पत्नी को लेकर इलाज के लिए भारत आ जाता है। भारत आने के बाद शफिया और रोना की जांच की जाती है तो पता चलता है कि रोना मोहम्मद उमर कभी भी मां नहीं बन सकती है। जब अफगानिस्तान में इस बात की खबर शफिया के परिवार वालों को लगती है तो एकदम से उन लोगों का रवैया रोना के प्रति बदल जाता है। साथ ही परिवार वाले अब शफिया पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगते हैं। चूंकि रोना मोहम्मद उमर एक आजाद ख्याल वाली महिला थी, साथ ही वो काफी समझदार भी थी, इसलिए वो एक दिन अपने पति से कहती है कि चूंकि मैं कभी तुम्हें पिता बनने का सुख नहीं दे सकती हूँ, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पत्नी से इजाजत मिलने के बाद शफिया भी दूसरी शादी के लिए राजी हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शफिया के लिए दूसरी लड़की ढूंढने में उसकी पहली पत्नी रोना मोहम्मद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। और फाइनली 1989 में रोना अपने पति के लिए दुल्हन पसंद कर लेती है। इस लड़की का नाम तूबा यहया था, जो शफिया के दोस्त के एक रिश्तेदार की बेटी थी। सब कुछ तय होने के बाद फाइनली 1989 में शफिया मोहम्मद तूबा से शादी कर लेता है। दूसरी शादी के मौके पर भी एक बड़ी रिसेप्शन पार्टी आयोजित की जाती है और ये रिसेप्शन काबुल के उसी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में आयोजित की जाती है जहां शफिया की पहली शादी हुई थी। इस पार्टी में शफिया की पहली पत्नी रोना
काफी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। वो अपने पति और पति की नई दुल्हन के साथ खूब सारी तस्वीरें भी खिंचवाती है। इस मौके पर जिस तरह परिवार के दूसरे लोग खुश थे, वैसे ही रोना मोहब्बत भी काफी खुश थी। शादी के बाद तीनों खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं। जिस उम्मीद से दूसरी शादी शफिया ने की थी, वो भी कुछ ही महीनों में पूरी हो जाती है। शादी के कुछ ही महीनों बाद इस परिवार को ये खुशखबरी मिलती है कि शफिया की नई दुल्हनिया यानी तूबा याया प्रेग्नेंट हो गई हैं। 1 साल बाद ही शफिया पिता बन जाते हैं। घर में एक बेटी ने जन्म लिया था। इस बेटी का नाम जैनब रखा जाता है। जैनब, नाम याद रखिएगा। वैसे तो जैनब को शफिया की दूसरी पत्नी तूबा ने जन्म दिया था, मगर इस बच्चे का पूरा ख्याल शफिया की पहली पत्नी रोना मोहम्मद रखने लगती हैं। रोना जैनब से एक सगी माँ की तरह प्यार करती हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। कुछ समय बाद तूबा फिर से गर्भवती होती हैं और इस बार एक बेटे को जन्म देती हैं। अक्टूबर 1991 में तूबा तीसरी बार मां बनती हैं और इस बार वो एक बेटी को जन्म देती हैं, जिसका नाम सहर रखा जाता है। वैसे मां तो तूबा बनी थी, मगर इस बार तूबा और शफिया से ज्यादा खुश रोना मोहम्मद उमर थी, क्योंकि तूबा सहर को उठाकर रोना के गोद में रख देती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारी बेटी हुई और तुम इसे अपनी बेटी की तरह पालो। मोहम्मद शफिया की पर्सनल लाइफ में जरूर खुशियां वर्षों बाद लौट चुकी थी, मगर उन दिनों अफगानिस्तान बुरी तरह युद्ध के हालात में घिर चुका था। जो लड़ाइयां अब तक अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में चल रही थी, वो अब राजधानी काबुल तक आ गई थी। अपनी रसूख और पैसों का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद शफी कुछ समय तक तो अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लेता है। साथ ही खाने पीने की चीजें भी उसके पास आती रहती हैं। मगर जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं, उसका कारोबार भी ठप होने लगता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनके पास खाने की चीजों की भी काफी कमी हो जाती है। घर में 3-3 छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके लिए गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता है। अंत में बिगड़ते हालात को देखते हुए मोहम्मद शफिया तीनों बच्चों तथा दोनों पत्नियों के साथ युद्ध के हालात में काबुल से पाकिस्तान की ओर भागना शुरू कर देता है और पाकिस्तान पहुंच जाता है। अगले कुछ साल तक मोहम्मद शफिया अपने परिवार के साथ पाकिस्तान में ही रुकता है और यहीं छोटे मोटे बिजनेस के जरिए परिवार को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करवाता है। इस दौरान इनका परिवार भी बढ़ता रहता है और कुल मिलाकर शफिया की दूसरी पत्नी 7 बच्चों को जन्म देती है। इसमें 5 बेटियां थीं और 2 बेटे। कुछ वर्ष पाकिस्तान में बिताने के बाद जब शफिया की आर्थिक स्थिति एक बार फिर से कुछ बेहतर होती है, तो वो बेहतर जिंदगी की तलाश में पाकिस्तान छोड़कर यूनाइटेड अरब अमीरत जाने का फैसला करता है और फाइनली ये अपने सभी बच्चों तथा दोनों पत्नियों के साथ दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद शफिया कुछ समय तक तो इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकता है और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। मगर मेहनत करते हुए वो दुबई में ही एम शफी ट्रेडिंग नाम से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करता है। इस कंपनी के अंतर्गत वो जापान से पैनासोनिक कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दुबई मंगवाता है और फिर उसे दुबई समेत अलग अलग हिस्सों में बेचना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो थर्मस का भी इंपोर्ट शुरू कर देता है। बस यहीं से मोहम्मद शफिया की किस्मत पलटनी शुरू हो जाती है। बिजनेस में उसे इतनी ज्यादा तरक्की मिलती है कि देखते ही देखते वो काफी अमीर हो जाता है। पूरा परिवार दुबई के एक बेहद ही महंगे इलाके में आलीशान घर में रहने लगता है और इन सभी की जिंदगी काफी हद तक बदल जाती है। काफी मामूली सुविधाओं के सहारे जिंदगी गुजारने वाला मोहम्मद शफिया का परिवार अब लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर देता है। मोहम्मद शफिया दुबई में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के अलावा लग्जरी यूज्ड कार के बिजनेस में भी उतर जाता है। वो अमेरिका से महंगी महंगी गाड़ियों को मंगवाकर यूएई में बेचना शुरू कर देता है। इसमें भी उसे जबरदस्त तरक्की मिलती है। इस तरक्की के बीच मोहम्मद शफिया अपने बच्चों का एडमिशन यूएई के सरकारी स्कूल में ना करवाकर दुबई में ही चलने वाले महंगे अमेरिकन इंग्लिश स्कूल में करवाता है। अगले 10 साल तक मोहम्मद शफिया परिवार के साथ दुबई में ही रहता है और देखते ही देखते अफगानिस्तान का मिडिल क्लास परिवार से आने वाला लड़का दुबई में करोड़पति बन जाता है। तरक्की करने के बाद वो रियल एस्टेट के बिजनेस में भी उतर जाता है और यहाँ भी उसकी जमकर कमाई होती है। कुल मिलाकर दुबई में शफिया अगर मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो वो भी सोना बनती चली जाती है। अब दुबई में मोहम्मद शफिया के पास अरबों का बिजनेस था, करोड़ों के घर थे और करोड़ों की गाड़ियां थी। मगर इन सब के बीच एक चीज ऐसी थी जिसकी कमी मोहम्मद शफिया को जिंदगी में अभी भी लग रही थी, और वो ये थी कि मोहम्मद शफिया चाहता था कि उसे यूएई की नागरिकता मिल जाए ताकि बच्चों को वापस अफगानिस्तान न जाना पड़े। वो यूएई की नागरिकता लेने के लिए काफी कोशिशें करता है, मगर उसे वहां की नागरिकता
नहीं मिलती है। जब मोहम्मद शफिया को लगने लगता है कि उसे कभी भी यूएई की नागरिकता नहीं मिल सकती है, तो वो न्यूजीलैंड जाने का प्लान करता है ताकि वहां जाकर वहां की नागरिकता ले सके। मगर मोहम्मद शफिया की पहली पत्नी रोना मोहम्मद उमर मेडिकल टेस्ट में अनफिट पाई जाती हैं। इस कारण फैमिली का न्यूजीलैंड का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। मोहम्मद शफिया इतने पर हिम्मत नहीं हारता है और वो अब ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। वो लगभग 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वहां की नागरिकता लेने की कोशिश करता है, मगर बात वहां भी नहीं बनती है और अंत में वो लौटकर दुबई आ जाता है। अब साल 2007 आ चुका था। मोहम्मद शफिया की तरक्की का सिलसिला अब भी जारी था। बेशुमार दौलत थी, मगर किसी भी दूसरे देश की नागरिकता उसे अब तक नहीं मिली थी। 2007 में ही कनाडा की सरकार की ओर से एक स्कीम निकाली जाती है कि अगर कोई विदेशी नागरिक कनाडा के क्यूबेक प्रांत में $4 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे बदले में कनाडा की परमानेंट नागरिकता दी जाएगी। मोहम्मद शफिया को वो मौका मिल गया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। वो तुरंत कनाडा जाने को तैयार हो जाता है, मगर शुरुआत में ही उसे मालूम चलता है कि कनाडा की पॉलिसी के तहत जिसकी एक से अधिक वाइफ होंगी उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। मोहम्मद शफिया इसका भी तोड़ निकाल लेता है और पहली पत्नी रोना को भरोसा दिलाता है कि अभी हम सभी कनाडा चले जाते हैं और वहां सेटल होने के बाद तुम्हें भी किसी तरह बुला लेंगे। सब कुछ तय होने के बाद फाइनली मोहम्मद शफिया अपनी दूसरी पत्नी तूबा और 7 बच्चों को लेकर कनाडा पहुंच जाता है। वहीं पहली पत्नी रोना को दुबई में ही एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ देता है। मोहम्मद शफिया कनाडा में मॉन्ट्रियल को अपना ठिकाना बनाता है और यहाँ आते ही वो सबसे पहले एक सिल्वर लेक्सस एसयूवी खरीदता है जिसकी कीमत वहां लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास थी। इसके अलावा कनाडा में लैंड करने के लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ही वो शर्त के मुताबिक कनाडा के क्यूबेक प्रांत में लगभग $2 मिलियन की लागत से एक मॉल का निर्माण करवाता है। इसके अलावा यहाँ शफिया बहुत बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी की भी शुरुआत करता है। इतना ही नहीं, वो क्यूबेक के ब्रॉसर्ड में ही $9 लाख की भारी भरकम कीमत से अपना एक आलीशान महल भी बनवाता है। इस महल को बनने में 2 साल से अधिक का समय लगता है। तब तक ये परिवार दूसरे महलनुमा घर में किराए पर रहता है। कुछ ही महीने बाद मोहम्मद शफिया की वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है जिसका सपना वो वर्षों से देख रहा था। आखिरकार सभी शर्तों को पूरी करने के बाद उसे परिवार समेत कनाडा की परमानेंट नागरिकता भी मिल जाती है। जब मोहम्मद शफिया को कनाडा आए हुए 6 महीने से अधिक बीत जाते हैं तो वो अब अपनी पहली पत्नी रोना मोहम्मद ओमर को भी दुबई से कनाडा लाने की जुगाड़ में लग जाता है। ये तो तय था कि रोना को पत्नी बनाकर यहाँ नहीं लाया जा सकता था, इसलिए वो पहली पत्नी रोना मोहम्मद ओमर को अपनी रिश्तेदार बताता है और एप्लीकेशन में ये कहता है कि वो उसे यहाँ बतौर हाउसमेट काम के लिए बुलाना चाहता है। बहुत जल्द हाउसमेट के लिए मोहम्मद शफिया को वीजा मिल जाता है और वो अपनी पहली पत्नी को नौकरानी बनाकर दुबई से कनाडा बुला लेता है। समय के साथ बच्चों का एडमिशन भी कनाडा के टॉप स्कूल में करवा दिया जाता है। मोहम्मद शफिया मॉन्ट्रियल में जितना समय नहीं बिताता था उससे कहीं ज्यादा वो दुबई में ही रहता था, क्योंकि अब भी उसका मेन बिजनेस दुबई में ही चल रहा था। कनाडा वाला बिजनेस मोहम्मद शफिया का बेटा हामिद देखता था। हामिद की उम्र अभी लगभग 17-18 साल थी। जैसा कि अभी हमने बताया कि मोहम्मद शफिया बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर दुबई रहते थे, इसलिए पिता की अनुपस्थिति में बेटा हामिद ही पिता की आंख और कान बनकर कनाडा में रहता था। वो कनाडा वाले बिजनेस की छोटी से छोटी जानकारी पिता को देता था। साथ ही इस बात की भी जानकारी वो अपने पिता को देता था कि परिवार में क्या चल रहा है। अब साल आ चुका था 2008। मोहम्मद शफिया के परिवार को कनाडा आए हुए 1 साल से अधिक हो जाते हैं और परिवार में चीजें तेजी से बदलने लगती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद भी शुरू होने लगता है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद की सबसे बड़ी वजह यह थी कि सभी बच्चे कनाडा के महंगे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, जहां का कल्चर अफगानिस्तानी कल्चर से बहुत अलग था। यंग माइंड्स को कनाडा का कल्चर काफी पसंद आता है और वो उसी वेशभूषा में ढलने लगते हैं और वहीं के कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दूसरी ओर मोहम्मद शफिया और उसकी दूसरी पत्नी तूबा अपनी बेटियों से ये उम्मीद करते थे कि वो पारंपरिक आदर्श अफगानी महिला के तौर पर अपनी जिंदगी बिताएं। आजाद ख्याल वाली लड़कियों के लिए ऐसा मुश्किल था। इस कारण बच्चों की अक्सर अपने माता पिता और भाइयों से कहा सुनी हो जाती थी। परिवार के सदस्यों के बीच की खींचतान तब और बढ़ जाती है जब परिवार को पता चलता है कि सबसे बड़ी बेटी जैनब की जिंदगी में एक लड़का आ गया है। दरअसल जैनब अपने दूसरे भाई बहनों के साथ मॉन्ट्रियल स्कूल में ही पढ़ाई करती थी। यहीं 2008 के फरवरी महीने में
पाकिस्तानी मूल का अम्मार वाहिद नाम का एक लड़का जैनब को प्रपोज करता है। जैनब भी उसे पसंद करती थी, इसलिए जैनब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। जैनब को पता था कि परिवार कभी भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा। इसी डर से दोनों अक्सर परिवार वालों की नजरों से छुपकर ही मिलते थे। हालांकि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। कुछ ही महीने बाद एक दिन जैनब के पिता और उसकी माँ तूबा बिजनेस के सिलसिले में दुबई चले जाते हैं। उस दिन उसका भाई हामिद भी किसी काम से बाहर चला जाता है। मौका देखकर जैनब अपने बॉयफ्रेंड वाहिद को अपने घर बुला लेती है। अभी वाहिद को घर पर आए हुए कुछ ही पल हुआ था कि ना जाने कहां से हामिद आ जाता है। हामिद को देखते ही जैनब अपने बॉयफ्रेंड वाहिद को अपने घर के गैराज में छुपाने लगती है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। हामिद की नजर वाहिद पर पड़ जाती है और वो सीधा गैराज में जाता है और वाहिद को वहां से खींचकर बाहर निकालता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जैनब अपने भाई के पैर पड़ने लगती है और कहती है कि इस बात की जानकारी पिता तक ना पहुंचाएं, मगर हामिद उसकी एक भी नहीं सुनता है और तुरंत अपने पिता को फोन करके जैनब के बॉयफ्रेंड और घर में उसके पकड़े जाने की बात बता देता है। फिर क्या था, घर में तूफान ही आ जाता है। जैनब को ही घर में कैद कर लिया जाता है। पढ़ाई बंद हो जाती है। अब वो जब भी बाहर जाती थी उसके साथ परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर होता था। कुल मिलाकर जैनब की आजादी पूरी तरीके से छीन ली जाती है। अभी जैनब का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि परिवार की दूसरी बेटी सहर भी स्कूल में किसी लड़के के प्यार में पड़ जाती है। एक दिन वो भी अपने बॉयफ्रेंड को किस करते हुए पकड़ी जाती है। सहर की इस हरकत से उसकी माँ तूबा काफी नाराज होती हैं और उसके स्कूल में जाकर वो काफी हंगामा करती हैं। माँ की इस हरकत से 16 वर्षीय सहर को इतना ज्यादा दुख पहुंचता है कि वो अगले ही दिन आत्महत्या करने का प्रयास करती है। सहर को ऐसा करता देख उसकी सौतेली माँ रोना मोहम्मद उमर और उसकी छोटी बहन गीती भागती हुई उसके पास आती है और उसे रोकती है। जब सहर की अपनी सगी माँ तूबा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उल्टा ये जानने के बाद कि बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, कहती है कि जो हरकत उसने की है उसे तो मर ही जाना चाहिए। माँ की इस हरकत से सहर और भी ज्यादा आहत होती है और कुछ ही दिन बाद 7 मई 2008 को अपने स्कूल में कैंची के सहारे हाथ काटकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, मगर ऐन वक्त पर वहां पर उसका भाई हामिद पहुंच जाता है और उससे वो कैंची छीन लेता है और उसकी जान बच जाती है। मगर इसके बाद जैनब और सहर पर और भी ज्यादा सख्ती कर दी जाती है। बच्चों के साथ साथ बच्चों की सौतेली माँ यानी रोना मोहम्मद उमर पर भी काफी सख्ती बढ़ा दी जाती है। साथ ही रोना मोहम्मद उमर को बहुत ज्यादा सताया भी जाने लगता है। इसकी वजह ये थी कि बेटियों की लव अफेयर में रोना अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी। साथ ही वो इस फेवर में थी कि बच्चे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से और पूरी आजादी के साथ जिएं। इस कारण बच्चों का झुकाव सौतेली माँ रोना की तरफ हो जाता है और शफिया और तूबा को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। फिर भी रोना हमेशा बच्चों का ही साथ देती हैं। एक समय के बाद तो बच्चों का साथ देने की वजह से रोना पर इतनी ज्यादा ज्यादती की जाने लगती है कि वो अपने पति मोहम्मद शफिया से तलाक लेने की तैयारी करने लगती हैं, मगर बच्चों की जिद पर वो अपना फैसला बदल लेती हैं। इधर जैनब को घर की कैद में रहते हुए 10 महीने से ज्यादा बीत चुके थे और तब से वो स्कूल भी नहीं गई थी। इसी बीच उसकी उम्र 19 साल हो जाती है। अपने 19वें जन्मदिन पर जैनब रोते हुए अपने माता पिता से पिछली गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे स्कूल जाने दे। बेटी की जिद पर शफिया उसे स्कूल जाने की इजाजत तो दे देता है, मगर उसका एडमिशन इस बार एक नए स्कूल में करवाया जाता है। इसके अलावा वो फ्रेंच भाषा सीखने के लिए एक स्पेशल नाइट क्लास भी ज्वाइन कर लेती है। स्कूल तो वो अकेले जाने लगती है, मगर नाइट क्लास में अक्सर उसके साथ उसका भाई हामिद या फिर उसकी माँ तूबा रहती थी। इन सब पहरों के बीच जैनब नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश करने लगती है। बीतते समय के साथ एक दिन जब घर में कोई नहीं होता है तो एक बार फिर से जैनब को अपने पुराने बॉयफ्रेंड वाहिद की याद आती है और वो वाहिद को ईमेल लिखती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। इसके बाद एक बार फिर से घर वालों की नजरों से बच बच कर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और मौका मिलने पर ये दोनों छुप छुप कर मिलने भी लगते हैं और एक बार फिर से जैनब वाहिद के प्यार में पड़ जाती है। दूसरी तरफ परिवार की दूसरी बेटी सहर अब बिल्कुल अकेली और उदास रहने लगती है। जैनब से सहर की ये हालत देखी नहीं जाती है और वो घर वालों से इजाजत लेकर अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ फ्रेंच भाषा की क्लास में लाने लगती है। यहाँ भी सहर अक्सर उदास ही रहती है।
ऐसे में जैनब को लगता है कि अगर किसी लड़के से शहर की दोस्ती हो जाए तो वो अच्छा फील करेगी। इसी के बाद जैनब फ्रेंच क्लास में ही शहर की मुलाकात रिकार्डो सेंचेस नाम के लड़के से करवाती है। रिकार्डो सेंचेस की उम्र 21 साल थी, जबकि शहर 16 साल की थी। धीरे धीरे शहर को सेंचेस का साथ अच्छा लगने लगता है और इसकी जिंदगी में बदलाव आने लगते हैं। देखते ही देखते तो दोनों एक दूसरे को प्यार भी करने लगते हैं और साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं। अब घर की बड़ी बेटी जैनब पाकिस्तान मूल के अम्मार वाहिद के साथ रिलेशनशिप में थी, जबकि दूसरी बेटी सेंचेस से प्यार करने लगती है। इस रिश्ते की खबर पूरे परिवार में सिर्फ इन दोनों की तीसरी बहन 13 साल की गीती और सौतेली मां रोना ओमर को ही होती है। गीती अपनी दोनों बड़ी बहनों से ज्यादा खुले विचार वाली लड़की थी और इस पर वेस्टर्न कल्चर का कुछ ज्यादा ही प्रभाव था। ये बात उसके माता पिता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और वो अक्सर गीती को वेस्टर्न कल्चर के पहनावे को छोड़कर अफगानिस्तानी कल्चर अपनाने को कहते थे, मगर गीती पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। कमाल की बात तो ये थी कि शफिया अपनी बेटियों से चाहता था कि वो आदर्श अफगानिस्तानी महिला के तौर पर जिंदगी जिए, वैसे ही कपड़े पहने, जबकि खुद शफिया का लाइफस्टाइल वेस्टर्न था। वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं था, बल्कि कनाडा आने के बाद तो वो एक बार भी मस्जिद नहीं गया था। परिवार में ये सब खींचतान मची हुई थी कि 2009 के अप्रैल महीने में कुछ ऐसा होता है जिससे इस पूरी कहानी में एक नया ही मोड़ आ जाता है। दरअसल एक दिन जैनब, सहर और गीती तीनों बहनें एक मॉल में जाती हैं। इन तीनों को वहां से वापस आने में काफी रात हो जाती है। इन तीनों के घर के अंदर आते ही शफिया और हामिद तीनों को बहुत बुरी तरीके से डांटता है, गालियां देता है। साथ ही हामिद जैनब को थप्पड़ भी मारता है। जैनब अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी, उसकी उम्र 19 साल से अधिक हो चुकी थी। पिता की गालियां और छोटे भाई के थप्पड़ से जैनब बुरी तरह टूट जाती है और अगले दिन एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी कल्पना करना भी इस परिवार में बड़े अपराध से कम नहीं था। 17 अप्रैल 2009 को शुक्रवार को जैनब घर छोड़कर भाग जाती है। जैनब के घर छोड़कर भागने की खबर लगते ही उसका भाई हामिद तुरंत 911 पर फोन करता है और कहता है कि मेरी बहन भाग गई है। क्योंकि जैनब एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, इसलिए तुरंत पुलिस हरकत में आती है और खोजबीन शुरू कर देती है। कुछ ही घंटों में खबर मिलती है कि जैनब एक वुमेन शेल्टर में रुकी हुई है। पुलिस इस बात की जानकारी घर वालों को देती है। जैनब से भी पूछताछ होती है और पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि वो घर से क्यों भागी है और कहां जाना चाहती है। तो जैनब कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी अपनी ही शर्तों पर जीनी है, इसलिए अब मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं शेल्टर में रहूंगी। इन सभी घटनाओं का घर के बाकी बच्चों पर इतना बुरा असर होता है कि सभी पढ़ाई में फेल होने लगते हैं और स्कूल में इन सभी का प्रदर्शन बुरी तरीके से गिर जाता है। इसके अलावा जो बच्चे कभी भी स्कूल स्किप नहीं करते थे, वो कई कई हफ्तों तक स्कूल से गायब होने लगते हैं। इधर जैनब को घर से गए हुए कई हफ्ते हो चुके थे, वो अब तक घर नहीं आई थी। वुमेन शेल्टर में रहते हुए ही जैनब अपने बॉयफ्रेंड वाहिद से कांटेक्ट करती है और दोनों शादी का प्लान बनाकर साथ रहने की तैयारी में लग जाते हैं। एक दिन जैनब अपनी माँ तूबा याहिया को फोन करती है और बताती है कि कुछ दिनों बाद मैं वाहिद से शादी करने जा रही हूँ। इतना सुनने के बाद तूबा रोने लगती है और वो अपनी बेटी से घर वापस आने को कहने लगती है। तूबा अपनी बेटी जैनब को भरोसा दिलाने लगती है कि तुम वापस घर आ जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी तुम्हारी ही पसंद के लड़के से करवा दूंगी। जब तूबा जैनब को इस बात का यकीन दिलवा देती है कि घर में हंगामा नहीं होगा और उसकी शादी वाहिद से करवा दी जाएगी, तो 1 मई 2009 को जब जैनब के पिता शफिया बिजनेस ट्रिप पर दुबई के लिए निकलते हैं, तो ठीक कुछ देर बाद जैनब भी घर वापस आ जाती है। माँ ने तो शादी करवाने का भरोसा देते हुए जैनब को बुलाया था, मगर बेटी के घर आते ही एक बार फिर से वो जैनब पर वाहिद से शादी ना करने का दबाव बनाने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करोगी तो खानदान में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, तुम ऐसा मत करो। जब जैनब अपनी माँ की बात मानने को तैयार नहीं होती है, तो तूबा अब अपने भाई फाजिल जावेद से संपर्क करती है, जो स्वीडन में पिज्जा पार्लर चलाता था। तूबा फाजिल जावेद से कहती है कि तुम जैनब को पाकिस्तानी लड़के से शादी ना करने के लिए मनाओ। इसके बाद फाजिल लगातार जैनब से फोन पर बातें करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर फाइनली जावेद अपनी बहन तूबा को फोन करके कहता है कि जैनब वाहिद से सच्चा प्यार करती है और वो उससे ही शादी करेगी। अगर उसे शादी करने से रोका गया तो वो फिर से घर छोड़कर चली जाएगी। इतना सब सुनने के बाद जैनब की माँ तूबा आखिरकार बेटी की जिद के आगे झुक जाती हैं और शादी की तैयारियों में लग जाती हैं।
जैनब के पिता शफिया अभी दुबई में ही थे। तूबा अपनी एक रिश्तेदार लतीफ हैदरी को फोन करती है और उनसे कहती है कि एक मौलाना का इंतजाम कीजिए जो जैनब का निकाह पढ़ सके। इसके अलावा तूबा एक रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पार्टी भी ऑर्गेनाइज करने को कहती हैं। अब सभी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और फाइनली 18 मई 2009 को जैनब का निकाह उसके बॉयफ्रेंड अम्मार वाहिद से हो जाता है। अगले दिन रिसेप्शन पार्टी शहर के एक बड़े से रेस्टोरेंट में आयोजित की गई थी। इस पार्टी में काफी दोस्त मेहमान आते हैं, मगर दूल्हा यानी वाहिद के परिवार से कोई नहीं आया था। दरअसल वाहिद के परिवार वाले भी इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए कोई भी रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने नहीं आता है। ये तूबा के लिए बहुत बड़ा अपमान था। सभी दोस्त रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उन सब की बातों को तूबा सुनते हुए बस रोए जा रही थी। कहने को तो ये शादी की रिसेप्शन पार्टी थी और खुशी का मौका था, मगर इस पूरी महफिल में ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हुई हो। हर किसी की आंखों में आंसू थे। माहौल गमगीन था। इस तनाव भरे माहौल में अचानक तूबा बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। दोस्तों, ये था इस सनसनीखेज कहानी का पहला भाग। दूसरे भाग पर क्लिक करने से पहले सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।